नमस्कार दोस्तों, प्रेमकास्ट पॉलिटी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पेपर कोड है वो MPSC 001 है और इसका नाम भारत और विश्व है। अब तक हम 12 यूनिट कर चुके हैं। 13वीं जो हमारी यूनिट है उसका नाम है भारत और अफ्रीकी संबंध, यानी कि भारत के अफ्रीका के साथ किस प्रकार के रिलेशन हैं, कैसे थे, किस प्रकार के हैं और क्या परिवर्तन साथ साथ हमने समय के साथ किया और क्या परिवर्तन करना ज़रूरी है। तो इस सब पर हम नज़र डालेंगे। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो बुक है हम वर्ड टू वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्यों और कैसे, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है अब ज़्यादा आते हैं। 2 या 3 स्टेटमेंट दी जाती है, तो हमें क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना ही होगा। अब जैसे बीच बीच में से हम क्वेश्चन उठा के या फिर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ही हम जो है पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पिछले 2 या 3 साल से अगर आप UGC जो नेट का पेपर है अगर उसको आपने ऑब्जर्व किया है तो पहले की अपेक्षा वो है थोड़ा टफ हो गया है। टफ किस लिए हो गया है कि अब जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही हम UPSC में देखते हैं। तो अब छोटे से छोटा एग्जाम भी क्या है, सीधा नहीं आता है, मतलब कि सीधे क्वेश्चन एज इट इज पुट नहीं किए जाते हैं। हमें थोड़ा सा किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी बात का थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए, थोड़ा सा मिड का जो सिस्टम है वो पता होना चाहिए और जो प्रेजेंट क्या चल रहा है उससे भी हमें कनेक्टिविटी रखनी होगी। तो इस चैप्टर में यानी कि भारत और अफ्रीकी संबंध में ये सब चीज़ें हम देखेंगे। हालांकि इन बुक्स में 2005 या फिर 2008 तक का डाटा दिया हुआ है, इससे आगे का नहीं है। तो हमें वो कैसे तैयार करना है, हमें क्या है, जो न्यूज़पेपर है या फिर TV पे न्यूज़ है उसको साथ साथ देखते रहना है। करंट की चीज़ें जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है वो क्या है, हमें नोट करते जाना है। इसके साथ ही जो स्टैटिक पोर्शन है इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अगर आप नेट के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और इसमें बुक के जो कई पैसेज ऐसे हैं उसमें से एज इट इज क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कौन सा जो पैसेज इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छी लगती है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम नोट कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस चैप्टर की प्रस्तावना शुरू कर देते हैं और इस चैप्टर पर नज़र डालते हैं। प्रस्तावना में हमें बताया गया है कि भारत में अफ्रीका के प्रति हमेशा सहानुभूति की भावना रही है। यह भावना वहाँ के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के प्रति है। भारत के लोगों में इस आदि मानव सभ्यता के उद्गम स्थल के प्रति अत्यधिक सम्मानजनक भावना है, जिस बात को प्राय भुला दिया जाता है। उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष में तथा अफ्रीका के गरीबी और बीमारी के विरुद्ध संघर्ष में भारत के लोगों की सहभागी बनने की इच्छा रही है। भारत और अफ्रीकी देशों का एक जैसा ऐतिहासिक अनुभव रहा है। दोनों के समान लक्ष्य और भविष्य के प्रति एक सा दृष्टिकोण रहा है। दोनों ने ही समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया है। दोनों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कष्ट सहने पड़े हैं और दोनों ने ही समान कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है। अब भारत और अफ्रीका दोनों ने ही आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा पर साथ साथ कदम बढ़ाने का निश्चय किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत और अफ्रीका दोनों ही देशों ने नई विश्व व्यवस्थाओं के निर्माण में समान हित है। दोनों ही ऐसी विश्व व्यवस्था के पक्ष में हैं जो विकासशील देशों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के भू क्षेत्र का 20% भाग रहता है। इसमें 54 स्वतंत्र राष्ट्र है और इसकी आबादी 51 करोड़ है। कई दशकों से यह महाद्वीप भारत की विदेश नीति का मुख्य विषय रहा है। अफ्रीका भारत के बहुत से प्रवासी भारतीयों का स्वगृह भी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में अफ्रीकी देशों की सदस्य संख्या लगभग आधी है और संयुक्त राष्ट्र संघ में इनकी संख्या 1/3 के आसपास है। इस महाद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में मानव संसाधन, विशाल प्राकृतिक संसाधन और पर्याप्त आर्थिक संभावनाएं विद्यमान हैं। इसका भारत की विदेश नीति और राजनीति में विशेष तौर पर दक्षिण सहयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और अफ्रीका के बीच विभिन्न स्तरों पर शताब्दियों पुरानी सहयोग की परंपरा है। अफ्रीका हिंद महासागर के पार भारत का निकटतम पड़ोसी है, इसलिए ईस्वी सन से पूर्व भी इसने भारतीय अप्रवासियों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। पिछले कुछ दशकों में भारत और अफ्रीका उपनिवेशवाद, रंग भेद, जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष में निकट सहयोगी रहे हैं। ये दोनों ही देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास और विस्तार में विशिष्ट सहभागी रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों को एक जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ा। इसमें इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण भी शामिल है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल, G15 और हाल ही में निर्मित हिंद महासागर तटवर्ती पहल के संदर्भ में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत और अफ्रीका का दृष्टिकोण एक समान है। यह क्षेत्र शांति, गुटनिरपेक्षता और आर्थिक न्याय के क्षेत्र में समान रूप से वचनबद्ध है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे भारत अफ्रीकी संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंध वैदिक काल से हैं। शास्त्रों में उल्लेखित मिस्र की विचारधारा और वैदिक विचारधारा में सादृश्य इस बात के साक्षी हैं। मिस्र के लोगों और हिंदुओं ने वर्णाश्रम व्यवस्था यानी कि कार्य की प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर जाति का विभाजन को स्वीकार किया है। यह विभाजन विद्वान यानी कि ब्राह्मण, योद्धा यानी कि क्षत्रिय, व्यापारी यानी कि वैश्य और कृषक के रूप में था। यहाँ तक कि गंगा और नील नदियों के तटों पर जो धार्मिक चिन्ह प्राप्त हुए वे भी समान थे। दोनों ही देशों में कमल का फूल सूर्य का प्रतीक था। दोनों ही देशों में आत्मा की अमरता के प्रतीक मिले हैं। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में भारत और मिस्र के बीच नियमित व्यापारिक संबंध थे। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में मिस्र में मम्मियों को लपेटने के लिए एबीसीनीई और सोमाली व्यापारी आबनूस की लकड़ी, कपास और रेशमी कपड़ा भारत से ले जाते थे। 100 ईस्वी में ईसाइत का उत्तरी अफ्रीका में आगमन हुआ। 1503 से 1508 के दौरान गुजरात और बंगाल के कुछ भागों में बर्बर और इथोपिया को कपास के सामान तथा रेशमी वस्त्र इत्यादि का निर्यात होता था। सन 1657 में एबीसीनिया के राजा द्वारा भेजे गए दूत का भारत के राजा औरंगजेब ने स्वागत किया। सन 1692 से 93 के दौरान इथोपिया और भारत के बीच व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। सन 1860 में भारत सरकार ने गुलाम रखना और गुलामों का व्यापार करना अपराध घोषित कर दिया था। भारत से करार द्वारा मजदूरों को गन्ने के रोपण के लिए नेटाल लाया गया था। सन 1880 में भारत और जंजीबार के बीच तार की लाइनें पूरी की गई। सन 1882 में भारतीय नौसेना ने स्वेज नहर से बाधाओं को हटाने के लिए अंतर समुद्री संक्रियाएं की। सन 1893 के अप्रैल माह में मोहनदास करमचंद गांधी जी अपने एक मुवक्किल के रुपयों के लेन देन के मामले में उसके प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, परंतु वहां उन्हें जातीय भेदभाव के कारण अपमान सहना पड़ा। इसलिए गांधी जी ने वहीं रहकर अपने देशवासी भाइयों के अधिकारों की रक्षा करने का निर्णय किया। गांधी जी ने नेटाल में रहने वाले भारतीयों का मामला हाथ में लिया और वहां नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, वो भी अफ्रीका में। सन 1895 में केन्या युगांडा रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इस रेल लाइन के आरंभ होने से भारतीयों के अप्रवास को बढ़ावा मिला। इसमें से कुछ भारतीयों ने कहीं दुकानें खोल ली तो कुछ निर्माण कार्यों में श्रमिक बन गए। सन 1906 में ट्रांसवाल में प्रेस कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। सन 1907 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के हनन के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया। 1909 में हमें अगर पूछा जाए तो सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कहाँ किया था, तो वो अफ्रीका में 1907 में किया था। और किस लिए किया गया था? भारतीयों के अधिकारों के हनन के विरोध में। देखिए आगे, 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका में शांतिपूर्ण सत्याग्रह की सहायता के लिए एक राहत कोष शुरू किया। 1912 में गोखले ने दक्षिण अफ्रीका में जांच के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वहां की यात्रा की। इसी अवधि में मुंबई में करारबंद मजदूरों की भर्ती करने वाली एक एजेंसी को बंद करवा दिया गया। सन 1914 में गांधी जी समझ समझौता संपन्न हुआ। सन 1926 में साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में केप टाउन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें भारतीयों को समान नागरिक स्वीकार किया गया। सन 1932 में कुंवर महाराज सिंह को दक्षिण अफ्रीका में भारत सरकार का एजेंट नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत की अफ्रीकी संबंध नीति के बीज उस समय में खोजे जा सकते हैं जब दक्षिण अफ्रीका की गोरों की खानों और गन्ना रोपण क्षेत्र के लिए करारबद्ध मजदूरों की भर्ती का काम शुरू किया गया था। सुविधा के लिए इन्हें 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की भूमिका। दूसरा, विश्व भर के देशों की स्वाधीनता के लिए चिंता। तीसरा, मानवीय पक्षों का दृढ़ीकरण, जो कि 1947 से 64 तक था।
और चौथा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत अफ्रीकी संबंध। सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की क्या भूमिका थी। देखिए, भारत से सर्वप्रथम करारबद्ध श्रमिक 1860 में नेटाल आए। इसी से अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी समुद्र तट के भीतरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भारतीयों के आवास की शुरुआत हुई। ये भारतीय वहां ऐसी अप्रवास व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए गए थे जो ब्रिटिश भारत सरकार और ब्रिटिश दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकी कॉलोनियों के बीच विभिन्न समझौतों पर आधारित थे। भारतीय अप्रवास और जातीय आधार पर विकसित सामाजिक व्यवस्था पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, शीघ्र ही वे अत्यधिक विवादास्पद बन गए। 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आए, तब वहां के भारतीय अप्रवासियों में अंदर ही अंदर बढ़ता हुआ असंतोष व्यापक रूप धारण कर चुका था। गांधी जी ने शीघ्र ही अपमानजनक भेदभाव को स्वयं अनुभव किया और इसके विरुद्ध संगठित रूप से विरोध करने की आवश्यकता महसूस की। इसके एकदम बाद गांधी जी ने भारतीयों की समानता के लिए संघर्ष का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। इसी बीच उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की शिकायतों के समाधान के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के उन नेताओं से नियमित रूप से पत्र व्यवहार आरंभ किया जिन्हें उनके साथ सहानुभूति थी। 1901 में अपनी भारत यात्रा के दौरान गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा कुछ अन्य संगठनों को संबोधित किया और उनके मन में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले उनके भाइयों के प्रति भारत के लोगों में सहानुभूति पैदा की। सन 1907 में गांधी जी ने बड़ी सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया कि ब्रिटिश सरकार ने उनके विरोध को अनसुना कर दिया और दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव खुले तौर पर प्रचलित है। इस स्थिति ने ही गांधी जी के ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन को जन्म दिया और इन्होंने अपने इस आंदोलन को दक्षिण अफ्रीका में 6 वर्षों यानी कि 1907 से 13 तक जारी रखा और यह दिखा दिया कि विश्व के अत्याचारों से पीड़ित उन लोगों के लिए यह शक्तिशाली हथियार हो सकता है जिन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता, जो राजनीतिक दृष्टि से पराधीन है और आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन है। इस अवधि को भारत की अफ्रीका के प्रतिनिधि के विकास का चरण कहा जा सकता है। इस समय तक भारत विदेशों में न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि पूर्व अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की बुरी स्थिति के प्रति सजग हो गया था। अब है विश्व भर के देशों की स्वाधीनता के लिए चिंता। भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों का दूसरा चरण 1914 से 1947 तक का है। इससे पूर्व की अवधि में भारत की अफ्रीका में रुचि का कारण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की समस्याएं थी, जो पूर्णतः राष्ट्रीय चिंता थी। लेकिन इसके बाद के चरण में चिंताओं का कारण कहीं अधिक व्यापक था। इसके बाद विश्वव्यापी मुक्ति की अवधारणा ने भावी स्वतंत्रता संघर्ष का मार्ग निर्धारित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूर्वी अफ्रीका में समानता के लिए भारतीयों के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। सन 1918 में पूर्वी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूर्वी अफ्रीका ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि उन्हें भी स्थानीय देशवासियों के हितों और स्थानीय लोगों के कल्याण को विशेष महत्व देना चाहिए। ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य श्रीनिवास शास्त्री ने ब्रिटिश मिशनरी और प्रशिक्षक C.F. एंड्रूज और गांधी जी के कहने पर भारतीय समुदाय को यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जर्मनी के उपनिवेश पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की कोई रुचि नहीं है। यह भी कहा कि भारत विश्व के सभी देशों की स्वाधीनता के पक्ष में है और साथ ही पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों ने इस बात को उठाया कि कानून के सामने सभी जातियों के लोगों को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। इसी बीच राष्ट्रीय उमंग के कारण भारत और अफ्रीका के बीच संबंध और दृढ़ हो गए, यानी कि सुदृढ़ हो गए। 1915 के बाद गांधी जी विश्व भर के उत्पीड़ित देशों के लोगों की, विशेष तौर पर अफ्रीका के लोगों की आज़ादी का प्रतीक बनकर उभरे। 1919 तक गांधी जी को संपूर्ण अफ्रीका का महान व्यक्ति कहा जाने लगा। वे अफ्रीका वासियों की दृष्टि में उतने ही महात्मा थे जितने भारतीयों की दृष्टि में थे। बाद के वर्षों में वे बहुत से अफ्रीकी नेता उनसे मार्गदर्शन और प्रेरणा पाने के लिए उनके पास आते थे। अब है मानवीय पक्षों का दृढ़ीकरण 1947 से लेकर 1964 तक। सन 1927 में नेहरू ने उत्पीड़ित देशों की ब्रसेल्स में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। वहां उनकी मुलाकात कई अन्य देशों के राष्ट्रवादी नेताओं से हुई। उसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार एक संकल्प पारित किया जिसमें उपनिवेशों को बनाए रखने की स्पष्ट रूप से निंदा थी। 1929 में नेहरू ने
कांग्रेस के व्यापक विदेश नीति बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने घोषित किया कि भारत स्वयं को खतरे में डालकर ही शेष विश्व को नजरअंदाज कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे उत्पीड़ित देशों के लोगों की स्वतंत्रता कुछ हद तक भारत के स्वतंत्र होने पर निर्भर करती है। उन्होंने 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में घोषित किया कि हम केवल भारत के हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरी मानव जाति के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि भारत स्वतंत्र हो जाता है तो इसका मतलब पूरी मानवता की रक्षा से है। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय तक अफ्रीका के साथ भारत के संबंध दो प्रमुख बातों से संबंधित थे। इसकी शुरुआत भारतीय नेताओं की दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों के हितों की चिंता से और गांधी तथा शास्त्री के अफ्रीका की प्रभुसत्ता जैसे विषयों से संबंधित विचारों से हुई। नेहरू भी ऐसे विषयों के प्रति सजग थे और उन्होंने इसमें अफ्रीका की पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति अपनी चिंता को भी शामिल कर लिया था। स्वतंत्र भारत की अफ्रीका मामलों में प्रत्यक्ष रुचि 1948 से ही प्रारंभ हो गई। भारत के केन्या में महाआयुक्त और 1948 में पूर्ण उप सहाराई अफ्रीका में भारत के प्रतिनिधि अप्पा साहब पंत ने स्पष्ट शब्दों में अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के लिए गहरी चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा कि वे अफ्रीका की आज़ादी के संघर्ष में शामिल न होने की गलती न करें। 1952 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में एशिया और अफ्रीका के देशों के सभी प्रकार के उपनिवेशवाद के रूपों को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। साथ ही इसमें अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों से कहा गया कि वे अफ्रीका के हितों को विशेष महत्व दें। दोनों देशों के समुदायों से अहिंसात्मक आंदोलन में सहयोग देने का अनुरोध भी किया गया। 1953 में कांग्रेस ने एक बार फिर उपनिवेशवाद के सभी रूपों की निंदा की और सामाजिक समानता और दक्षिण अफ्रीका में पृथकतावादी रंगभेद और जाति भेदभाव को समाप्त कराने के लिए सत्याग्रह को प्रमुख साधन के रूप में अपनाने पर बल दिया। 1953 में स्थापित सेंट्रल अफ्रीकन फेडरेशन की इस बात पर निंदा की कि यह उपनिवेशवाद का ही नया रूप है। केन्या के माऊ आंदोलन को आज़ादी के लिए संघर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। यद्यपि भारत ने इस संघर्ष में अहिंसात्मक उपायों की वकालत की। भारत सरकार ने नाइजीरिया और गोल्ड कोस्ट यानी कि घाना में स्वशासन का स्वागत किया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अफ्रीका में सुनिश्चित मानवीय रुचि प्रदर्शित की। यह दृष्टिकोण इससे पूर्व के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भिन्न था। इन्हीं दिनों एक बार फिर नेहरू की सरकार ने अफ्रीका के संबंध में भारत की नीति की मूल अवधारणा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और अफ्रीका के स्वाधीनता संग्राम में अपनी भूमिका निश्चित की। भारत ने सभी तरह के उपनिवेशवाद की निंदा की, जिसमें इंग्लैंड के केंद्रीय अफ्रीकी की बहुजातीय फेडरेशन भी शामिल है। उसी समय भारत ने अफ्रीका के घाना, नाइजीरिया, केन्या, टांगानिका, मोरक्को, ट्यूनीशिया और मिस्र आदि नए उभरते देशों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान दिया। 1956 में स्वेज नहर के संकट के समय बहुत से भारतीय राष्ट्रमंडल से अलग होने के पक्ष में थे। तब नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रमंडल में रहकर भारत नवोदित अफ्रीकी देशों के हितों की रक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सन 1960 में नेहरू ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को वहां के मूल निवासियों का शोषण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत अफ्रीकी संबंध। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय भारत और अफ्रीका के देशों को एक दूसरे के निकट आने का महत्वपूर्ण कारक बना। बाडुंग सम्मेलन, जो कि 1955 में हुआ था, के नाम से जाना जाने वाले पहले एफ्रो एशियाई सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली गई। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाडुंग सम्मेलन, जो कि 1955 में हुआ था, बाडुंग सम्मेलन के नाम से जाने जाने वाले पहले एफ्रो एशियाई सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली गई थी। इस सम्मेलन ने नेहरू और नासिर को घनिष्ठ मित्र बना दिया था। इसके बाद यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, सुकर्नो और क्वामे एनक्रूमा ने उनका समर्थन किया। इन्होंने पहले नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बेलग्रेड में आयोजन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बाडुंग सम्मेलन से पूर्व नेहरू ने 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई संबंधों से संबंधित पहले सम्मेलन में कहा था कि एशिया अपनी दोस्ती का हाथ
जहां पूरे यूरोप और अमेरिका की ओर बढ़ा रहा है, वहीं अफ्रीका में उत्पीड़ित अपने भाइयों की ओर भी बढ़ा रहा है। हम एशिया वालों की अफ्रीका के लोगों के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी है। जिस आज़ादी के बारे में हम सोचते हैं वह इस या उस देश तक या किन्हीं विशिष्ट लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका विस्तार पूरे मानव जाति तक होना चाहिए। ये बातें नेहरू ने कही थी नई दिल्ली में आयोजित एशियाई संबंधों के पहले सम्मेलन में। ठीक है, तो इससे पहले का जो पैसेज है ये वाला, इसमें ये क्वेश्चन साफ साफ नेट के पेपर में आया हुआ है कि कौन कौन से नेताओं ने, कौन कौन से देश के नेताओं ने जो बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं कि पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने अनेक अफ्रीकी उपनिवेशों के मुक्ति आंदोलनों का स्वागत किया, लेकिन उनमें उपनिवेशवाद के विरुद्ध एफ्रो एशियाई सैनिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से निरुत्साहित किया। भारत लगातार फ्रांस और इंग्लैंड को क्रमशः अल्जीरिया और साइप्रस को स्वतंत्रता देने के लिए समझाता रहा। भारत ने पराधीन देशों की आज़ादी के प्रति पुर्तगाल के उपेक्षापूर्ण रवैये की भी आलोचना की। सितंबर 1964 में कैरो में आयोजित दूसरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गई टिप्पणी ने सभी अफ्रीकी नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। हवाई अड्डे पर शास्त्री जी से हाथ मिलाते हुए नासिर ने प्रार्थना की कि संपर्क बनाए रखिएगा। लुसाका में 1970 में आयोजित तीसरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राष्ट्राध्यक्ष कोंडा स्वयं हवाई अड्डे पर आए। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री को इस आंदोलन के 6 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया। अफ्रीका के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत का समर्थन व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा कि हम जिम्बाब्वे में अल्पसंख्यक सरकार के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी प्रशासन की पथकतावादी नीतियों के विरुद्ध और नामीबिया तथा गिनी बिसाऊ के राष्ट्रीय आंदोलनों के विरुद्ध गूंज को अनुभव कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी उस संघर्ष में लगे हैं जिसमें हाल ही में हम संलग्न थे। वे अपना जीवन उन्हीं सिद्धांतों के लिए बलिदान कर रहे हैं जो हमें प्रिय है। अल्जीयर्स, कोलंबो और हवाना के गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में भारत ने जो भूमिका अदा की उसने अफ्रीका देशों को उसके नज़दीक ला दिया। जो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का अध्यक्ष था उस दौरान अफ्रीका की, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में पृथकतावादी रंगभेद की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया। नामीबिया के स्वतंत्रता सेनानियों को मदद देने के प्रयास भी किए गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के अध्यक्ष के नाते मई 1986 में भारत के प्रधानमंत्री की जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला और तंजानिया की यात्रा का सबने स्वागत किया। सभी संबंधित देशों ने इसे उनके पृथकतावादी जातिभेद के विरुद्ध अनथक संघर्ष में एकजुटता लाने और महत्वपूर्ण योगदान माना। अब बात करते हैं नई सहस्त्राब्दी में भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग। देखिए, भारत के व्यापार में अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार 1997 में अफ्रीका के साथ भारत का व्यापार 4.1 अरब US$ था, जिसकी वृद्धि दर 1990 के 99.9 करोड़ की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा थी। इस प्रकार के व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में नहीं था, क्योंकि भारत को बड़ी मात्रा में तेल का आयात करना पड़ता था। यह आयात प्रमुख रूप से नाइजीरिया से होता था। अफ्रीका को किए जाने वाले निर्यात में 1991 में 2.59% से 1996 में 4.45% की वृद्धि हुई। भारत के आयात में अफ्रीका का भाग 1991 में 4.66% से बढ़कर 1997 में 6.94% हो गया। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार के आंकड़े इस प्रकार हैं। देखिए, इस टेबल में हमें दिया गया है कि भारत के बाहरी व्यापार में अफ्रीका का भाग। इसमें हम एक बार नज़र डाल लेंगे। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये देख लेंगे कि समय के साथ यानी कि वर्ष दर वर्ष इसमें क्या है, निर्यात और आयात का जो ब्यौरा दिया गया है, जिसमें क्या है भारत और अफ्रीका के बीच कितना निर्यात कितना आयात हुआ है। आगे देखते हैं। अफ्रीका में भारत का निर्यात मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया, इथोपिया, सूडान, घाना, युगांडा, लीबिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया के साथ है। और भारत को मुख्य रूप से नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, मिस्र,
ट्यूनीशिया, जाम्बिया, तंजानिया, घाना, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, लीबिया, जायरे और गिनी बिसाऊ से सामान का आयात होता है। इनमें भी दक्षिण अफ्रीका से आयात और भारत को निर्यात का मुख्य स्रोत है। 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक संपर्क बनाने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार 1992-93 में 17 लाख US से बढ़कर 1997-98 में 86.6 करोड़ US हो गया, जो अब बढ़कर 2 अरब डॉलर हो गया है। अब देखेंगे कि भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार की क्या क्या वस्तुएं हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच जिन वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि आयात निर्यात होता है, वे वस्तुएं कौन कौन सी हैं? इनमें दवाइयाँ, औषध सामग्री, औद्योगिक निर्माण विज्ञान तथा उच्च गुणवत्ता की रसायनें, इंजीनियरिंग का सामान, परिवहन के उपकरण और वाहन, परियोजना सामग्री, मशीनें और उपकरण, लघु उद्योगों और मध्यम स्तर की औद्योगिक मशीनें, प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद, गेहूं, परामर्श सेवाएं, कपास निर्माण सामग्री, रसायन और संबंध उद्योग, लौह और इस्पात निर्माण सामग्री, तंबाकू, मसाले और चाय, गैर बासमती चावल, सूती धागा, कपड़ा, रबर से निर्मित उत्पाद, जूट से निर्मित उत्पाद। अब देखिए, अफ्रीका से भारत को क्या क्या आयात होता है। इसमें चमड़ा और खाली, लेदर यानी कि जो संसाधित चमड़ा होता है, कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम, मोती और कीमती अर्धकीमती रत्न आदि, और रंगाई, कमाई और रंग चढ़ाने का सामान, लकड़ी और लकड़ी का सामान, अपरिष्कृत कपास, लौह अयस्क, प्राइमरी स्टील और ढलवा लोहे का सामान, अलोह वस्तुएं, कार्बनिक और गैर कार्बनिक रसायन, खाद्य यानी कि कच्ची और क्या है, काजू। ये सब चीज़ें क्या है, हमें जो अफ्रीका है वहाँ से आयात होती है। अब हम बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध, यानी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके लास्ट में जो देश है उनके साथ भारत का किस प्रकार का संबंध है। सन 1999 में दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनाव में जबरदस्त विजय और घरेलू राजनीति से नेल्सन मंडेला के संन्यास लेने के बाद राष्ट्राध्यक्ष थाबो म्बेकी ने सत्ता संभाली। पृथकतावादी युग के बाद राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और उनके बाद राष्ट्र अध्यक्ष थाम्बो ने भारत के साथ ऐतिहासिक मित्रतापूर्ण संबंधों और परस्पर लाभप्रद सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने समय समय पर पृथकतावादी, जाति भेद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष में भारत की भूमिका के लिए कृतज्ञता प्रकट की कि किस प्रकार भारत उनकी सहायता में आया। राष्ट्रपति मंडेला ने कहा, जब शेष विश्व हमारे उत्पीड़कों का साथ दे रहा था, तो भारत ने जब शेष विश्व हमारे उत्पीड़कों का साथ दे रहा था, यानी साथ नहीं दे रहा था, ऐसा आएगा, तब भारत ने हमारा साथ दिया। अपने इन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के अनुकूल सहभागिता के समझौते पर 1997 में हस्ताक्षर किए। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों देशों ने गत 6 वर्षों में आपसी विचार विमर्श में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर भूमंडलीकरण के कारण पड़ने वाले असमान प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की और वे दक्षिण दक्षिण सहयोग के विकास के लिए अपने प्रयासों को समन्वित करने पर सहमत हो गए। अब है सहयोग के क्षेत्र, यानी भारत और दक्षिण अफ्रीका में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इन दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों के निर्वाह की शुरुआत 1997 में सामरिक महत्व के परस्पर सहभागिता समझौते से हुई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि सामरिक महत्व की सहभागिता शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए 1996 की भारतीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्र अध्यक्ष बेम्की ने किया। वास्तव में मार्च 1997 में राष्ट्र अध्यक्ष नेल्सन मंडेला की भारतीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक महत्व की सहभागिता के समझौते की घोषणा नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से की गई थी। इस समझौते का मूल उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करना था। नवंबर 1993 में परस्पर राजनयिक संबंध सुधारने या स्थापित करने के बाद से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लगभग 10 समझौते 2003 में विचाराधीन थे। दोनों देशों के बीच जनवरी 1995 में एक संयुक्त आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक जुलाई 1995 में विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद और दक्षिण अफ्रीका के उप विदेश मंत्री अजीज पहद की संयुक्त अध्यक्षता में
प्रिटोरिया में हुई थी। दूसरी बैठक दिसंबर 1996 में विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल और अजीज पहद की संयुक्त अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। तीसरी बैठक प्रिटोरिया में 4 और 5 दिसंबर 1998 को हुई। यह बैठक विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और अजीज पहद की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। संयुक्त स्तर में 5 समितियां हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार और तकनीकी सहयोग, शिक्षा और संस्कृति और स्वास्थ्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब बात करते हैं आर्थिक सहयोग की। दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक संबंधों को विकसित करने के कई कारण हैं। उप सहारा क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका प्रौद्योगिकी और आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक समुन्नत देशों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था 11 सदस्य दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय की सम्मिलित संयुक्त अर्थव्यवस्था के लगभग 4 गुना अधिक है। इसलिए वह भारतीय कंपनियों को संयुक्त उद्यम लगाने और प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी देने में सक्षम है। यह जानकारी कोयला खनन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, बिजली के उपकरणों को पुनः कार्यक्षम बनाने के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर सकती है। दक्षिण अफ्रीका को ऐसा स्प्रिंग बोर्ड समझा जा सकता है, जहाँ से निकटस्थ बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया और हिंद महासागर के अन्य राज्यों के बाजार को सामग्री मुहैया करवाई जा सकती है। इस लैटिन अमेरिकी देशों के लिए पारगमन बिंदु समझा जा सकता है और इसे लैटिन अमेरिका के बाजारों में भी पहुंच की संभावना हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में गत कुछ वर्षों में भारत और अफ्रीका के बीच कुल व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत दक्षिण अफ्रीका में 7वां सबसे बड़ा निवेशकर्ता है। यह वृद्धि 1995-96 में 57.56 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 2000 में लगभग 2.5 अरब हो गई। इससे वर्ष 2003 में 4 अरब डॉलर हो जाने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका ने लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विशेषज्ञता के आदान प्रदान में रुचि दिखाई है। भारत से मुख्य रूप से कपड़े, चमड़े, खाल, रसायनों, मशीनों और उपकरणों तथा वनस्पति उत्पादों का निर्यात होता है और दक्षिण अफ्रीका से जिन प्रमुख वस्तुओं का आयात होता है वे हैं धातुओं और उनके उत्पाद, रसायन, लकड़ी की लुगदी और कागज तथा खनिज उत्पाद। 1994 में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीकी व्यापार मंडल यानी कि SACOB के साथ राष्ट्रीय अफ्रीकी वाणिज्य और उद्योग मंडल के परिसंघ, जिसे ब्लैक चैम्बर भी कहते हैं, के साथ और साथ ही 1996 में अफ्रीकन हैंडल्स इंस्टीट्यूट, जो मुख्य रूप से अफ्रीकैनर चैम्बर है, के साथ भविष्य में सहयोग के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कई भारतीय कंपनियों जिसमें प्रमुख है NSIC, EEPC, टेक्सप्रोक्सिल, CII, टाटा, UB ग्रुप, DCM, SRF, लिबर्टी शूज, रेनबैक्सी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, थापर ग्रुप, श्रीराम इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज और कई अन्य छोटी कंपनियों ने पहले ही दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्यालय स्थापित किए हुए हैं, जबकि एक्सिम बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जोहान्सबर्ग में तथा बैंक ऑफ बड़ौदा ने डरबन में अपनी शाखाएं खोली है। तो अभी हमने बात की दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग की। अब हम बात करेंगे रक्षा के क्षेत्र में सहयोग की, कि रक्षा को लेकर दोनों जो भारत और दक्षिण अफ्रीका हैं किस प्रकार एक दूसरे में के साथ सहयोग करते हैं, क्योंकि दोनों की जो स्थिति है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका की देखें तो हिंद महासागर में है और दोनों के लिए ये काफ़ी ज़रूरी भी है। भारत और अफ्रीका के बीच रक्षा के क्षेत्र में व्यापार और संयुक्त उद्यम लगाने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका ने वर्षों से रक्षा सामग्री का मजबूत आधार खड़ा किया। इसमें भी विशेष बल जमीनी प्रणालियों और हवाई प्रणालियों पर दिया गया है। नौसेना के क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हुई है। 1987 के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कोई नौसैनिक जलपोत नहीं बनाया गया है। इस महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका ही ऐसा देश है जहां शस्त्रास्त्रों का निर्माण और इसका निर्यात होता है। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्राध्यक्ष थाबो बेंकी की दिसंबर 1987 की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अक्टूबर 1997 में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीकी रक्षा मंत्री जो मोडिस ने घोषणा की थी कि दोनों देश मिलकर रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे और उसमें तेजी लाएंगे। इस प्रयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका ने
भारत को सभी प्रकार की धातु सामग्री मुहैया कराने का प्रस्ताव किया। विशेष रूप से इस समझौते के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका भारत को 155 मिलीमीटर वाले बोफोर्स तोपों का असला, वैमानिकी और रात को देखने वाले उपकरण उपलब्ध कराए। 1998 में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने घोषणा की कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका की ट्यूमेट OMC से 90 कैसपेर बारूदी सुरंगों से सुरक्षित आर्मर्ड पैटर्न कैरियर खरीदे थे। दक्षिण अफ्रीका ने 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान बहुत कम सूचना अवधि में भारत को 4.7 करोड़ डॉलर के 155 मिलीमीटर के तोप के गोलों की आपूर्ति की थी। दोनों ही पक्षों ने नौसेना के क्षेत्र में सहयोग में गहरी रुचि दिखाई है। दोनों देशों के नौसेना के जलपोतों ने एक दूसरे देशों की यात्रा की। INS गोमती और INS खुकरी दिसंबर 1994 में दक्षिण अफ्रीका गए। SAS ड्रैकन्सबर्ग में मार्च 1995 में मुंबई का सौहार्दपूर्ण दौरा किया। भारत दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के अन्य देशों की एक्सरसाइज ब्लू क्रेन में प्रमुख प्रतिभागी था। ये अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के SA आर्मी बैटल स्कूल प्रशिक्षण क्षेत्र जो दक्षिण अफ्रीका के नर्दर्न के प्रोविंस में स्थित है 7 से 23 सितंबर 1990 के बीच हुए थे। ये अभ्यास 6 चरणों में हुए। इसमें दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय के लगभग 4000 सदस्य थे। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय देशों में शामिल है अंगोला, बोत्सवाना, लेसोथो, मलावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसके अलावा लगभग 500 अन्य प्रतिभागी थे, जिनमें से अधिकतर सैनिक प्रेक्षक थे। एक्सरसाइज ब्लू क्रेन अब तक किया गया सबसे बड़ा शांति समर्थक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का दक्षिण अफ्रीकी देशों के लिए विशेष महत्व था, जो अपनी संयुक्त शांति समर्थक क्षमता का मूल्यांकन करना चाहते थे। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच यात्राओं के आदान प्रदान की। सभी स्तरों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की यात्राओं के आदान प्रदान से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हुए। सबसे उच्च स्तर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अक्टूबर 1997 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली दक्षिण अफ्रीका यात्रा थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं। पहली यात्रा 1998 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी और दूसरी बार वे नवंबर 1999 में राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भाग लेने गए थे। जून 1999 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अफ्रीका की यात्रा की। इसी प्रकार राष्ट्राध्यक्ष मंडेला 1995 और 97 में 2 बार भारत की यात्रा पर आए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष ने दिसंबर 1996 में भारत की यात्रा की। इन दोनों देशों के बीच कई मंत्रालय स्तरीय यात्राओं का भी आदान प्रदान हुआ। अब है शांति स्थापना ऑपरेशनों का प्रशिक्षण। गत 6 वर्षों में दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी देशों और दूसरे अफ्रीकी देशों के दबाव में रहा है कि वह महाद्वीप में शांति स्थापना के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इसके पीछे मुख्य रूप से अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान की भावना रही है। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना संबंधी ऑपरेशनों में भाग लेने के विचार पर दक्षिण अफ्रीका में पर्याप्त बहस हो चुकी है। अक्टूबर 1998 में दक्षिण अफ्रीकी मंत्रिमंडल ने शांति स्थापना के संबंध में एक श्वेत पत्र को मंजूरी दी। इस श्वेत पत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना मिशन के कार्य में दक्षिण अफ्रीका के भाग लेने से संबंधित नियम बनाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय रक्षा बल परिवर्तन और एकीकरण की प्रक्रिया में से गुजर रहा था। यह कार्य 1998 के अंत तक पूर्ण हुआ। इसमें रक्षा बलों की एकीकरण की प्रक्रिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका की मदद कर सकता था। भारत आज़ादी के बाद के 50 वर्षों में अनेक शांति स्थापना ऑपरेशनों में विशेष तौर पर अफ्रीका में सम्मिलित रहा। इसमें शामिल है ONUC, MONUC यानी कि कांगो में, UNTAG नामीबिया में, ONUMOZ मोजाम्बिक में, UNITAF, UNOSOM सेकंड सोमालिया में, UNAMIR रवांडा में, UNOMIL लाइबेरिया में और इस प्रकार के काफ़ी सारे जो संयुक्त राष्ट्र मिशन हैं वो किए गए। तो शीत युद्ध के बाद के युग में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का भार विकासशील देशों पर आ पड़ा।
इनमें संख्या की दृष्टि से भारत का योगदान विश्व देशों में सबसे अधिक है और यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है या पॉइंट है वो ये है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग। बैंक की सरकार ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग के लिए गठित संघ में फिर अपनी रुचि प्रदर्शित की। हिंद महासागर तटवर्ती क्षेत्र की पहल के संस्थापक सदस्यों में हैं भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर और केन्या। इस संगठन की औपचारिक रूप में स्थापना 1997 में मॉरिशस में हुई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस संगठन के निर्माण में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रमुख भूमिका अदा की। वास्तव में इस संगठन की संकल्पना को मार्च 1993 में गंभीरता से प्रारंभ करने का श्रेय दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन विदेश मंत्री पिक बोथा को दिया जा सकता है, जिसे उन्होंने अपनी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान प्रस्तुत की थी। उन्होंने हिंद महासागर तटवर्ती क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रिम IOR की पहचान भारत और दक्षिण अफ्रीका के अत्यधिक आपसी महत्व के क्षेत्र के रूप में की थी। जनवरी 1995 में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने हिंद महासागर की व्यापार संधि का प्रस्ताव सामने रखा, जिसका उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मंडेला की सरकार के समय दोनों देशों ने प्रस्तावित चार्टर और संगठन के उद्देश्यों पर व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही इस बात पर सामान्य रूप से सहमत थे कि सुरक्षा संबंधी मामलों को इस चार्टर से बाहर रखा जाए। अब देखिए मतभेद के क्षेत्र, दोनों ऐसे नहीं है कि दोनों के रिलेशन हर बार पॉजिटिव ही चलते रहे, कुछ जो क्षेत्र है वो मतभेद की भी रहे। पृथकतावादी युग के बाद की अवधि में संबंध सरकारों के द्वारा की गई संयुक्त पहल ने द्विपक्षीय संबंधों को दृढ़ आधार प्रदान किया। इन दोनों देशों के संबंधों में एक स्थायी समस्या परमाणु अस्त्रों से संबंधित थी। दक्षिणी अफ्रीका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने स्वेच्छा परमाणु हथियारों का परित्याग कर दिया। यह देश न्यूक्लियर हथियारों की नियंत्रक कई शासन व्यवस्थाओं के पक्षधरों में से एक था और यह स्वयं परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि यानी कि NPT और व्यापक परमाणु अस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT में शामिल है। उनके विचार में भारत को भी इन संधियों में शामिल होना चाहिए, लेकिन भारत इन संधियों पर इनके वर्तमान स्वरूप में हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है क्योंकि ये संधियां भेदभावपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन साफ साफ नेट के पेपर में है कि भारत ने NPT और CTBT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। इसका मेन कारण क्या है कि ये जो संधियां हैं वो क्या है, भेदभावपूर्ण है। इसके बाद पृथकतावादी नस्ल भेद के युग के बाद दक्षिण अफ्रीका की परमाणु अस्त्रों के संबंध में नीति दोनों देशों के संबंधों में उत्तेजना का विषय रही है। भारत को आशा थी कि दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति मंडेला की सरकार सार्वभौम परमाणु निःशस्त्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास में सफल यानी कि सहायक होगी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अतीत में परमाणु निःशस्त्रीकरण के समर्थन में काफी मुखर रही थी। दक्षिण अफ्रीका ने सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के ऐसे साधारण और पूर्ण निःशस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की थी जिस पर प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। इस बात का संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 1978 के निःशस्त्रीकरण पर विशेष अधिवेशन में संकल्प किया गया था। हाल ही के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका के रुख में कुछ बदलाव आया और परमाणु अस्त्रों के नियंत्रण के संबंध में इसके विचार पश्चिमी देशों से अधिक निकट दिखाई देते हैं। यह बात 1995 की NPT के पुनरीक्षण सम्मेलन और CTBT के संबंध में संधि वार्ता के दौरान स्पष्ट दिखाई दी। लंबे अरसे तक अस्थिरता का सामना करने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सरकार के स्थापित होने पर दक्षिण अफ्रीका में शांति और स्थिरता के युग का उदय हुआ। इस प्रकार परमाणु अस्त्रों के कार्यक्रम को जारी रखते हुए NPT और CTBT पर हस्ताक्षर न करने से कुछ गलत संकेत मिलने की संभावना हो सकती थी। इसका एक सकारात्मक पक्ष यह हो सकता है कि भारत के परमाणु परीक्षणों की पृष्ठभूमि में दक्षिण अफ्रीका ने भूमंडलीय परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए। पिछले 2 वर्षों में यह नए कार्यक्रम संयुक्त दल का हिस्सा बन गया। इन संयुक्त दलों में आरंभ में ब्राजील, मिस्र, आयरलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन देश आदि थे। संयुक्त दल ने मई 1998 में भारत और पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब हमें परमाणु अस्त्रों के अप्रसार और निःशस्त्रीकरण पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इस दल ने जून 1998 की
अपनी संयुक्त घोषणा में निरस्त्रीकरण के सम्मेलन में जिस वार्ता में अवरोध हो गया था उसे फिर से सक्रिय करने के लिए नई कार्यसूची प्रस्तुत की। भारत और G21 के अन्य देशों ने इससे पूर्व निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में एक तदर्थ समिति बनाने की सिफारिश की थी। यह समिति समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप में समझौतों के लिए बातचीत आरंभ करेगी। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका ने भारत की स्थिति की सराहना की, लेकिन वह भारत के परमाणु निरस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से सहमत नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह देश चरणबद्ध रूप में इस पर आगे बढ़ने के तो पक्ष में है, लेकिन इसके लिए कोई समय की व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। परंतु मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत 1986 में संयुक्त राष्ट्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण पर प्रतिपादित योजना से पीछे हट गया, जिसमें समयबद्ध रीति से निरस्त्रीकरण की बात कही गई थी। यद्यपि भारत अब भी चरणबद्ध रूप से निरस्त्रीकरण के पक्ष में है, लेकिन इसने निरस्त्रीकरण के लिए समयबद्धता के बारे में जोर देना बंद कर दिया। इससे यह पता चलता है कि इस विषय में भारत और दक्षिण अफ्रीका की लगभग एक समान स्थिति है और स्पष्ट रूप से वे निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक ही ओर हैं। तो ये इकाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम पूरे जो चैप्टर की समरी है उस पर ध्यान देते हैं। ऊपर दी गई चर्चा में यह स्पष्ट होता है कि भारत और अफ्रीका महत्वपूर्ण भागीदार हैं। यह स्थिति बहुत लंबे समय से है। समय के अनुसार भारत और अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक और वाणिज्यिक आदान प्रदान तथा व्यापार की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दोनों ही क्षेत्र अतीत में विभिन्न प्रकार के पारस्परिक हित के कार्यक्रमों में संलग्न रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भारत की विदेश नीति और अफ्रीका संबंधी नीति के मूल सिद्धांतों की और अधिक पुष्टि इस बात से भी हुई कि भारत की विदेश नीति का विशेष बल गुटनिरपेक्षता और सामूहिक आत्मनिर्भरता के पक्ष में रहा है। आरंभ से ही अफ्रीका और एशिया के देश पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित समान विदेश नीति के संबंध में एकमत है। पंचशील के सिद्धांत है किसी पर आक्रमण न करना, किसी के मामले में हस्तक्षेप न करना, दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार करना, एक दूसरे का आदर करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना। फिर भी हमारी मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों की इतनी अधिक शक्ति को देखते हुए वास्तव में हम दोनों देशों में जो द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग का स्तर है वह हमारी वास्तविक सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता है। इस विषय में आगे प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत और अफ्रीका सम्मिलित रूप से काम करके और विकसित विश्व की अपेक्षा कहीं अधिक मितव्ययता के द्वारा संसाधनों और प्रौद्योगिकी का आपस में समान रूप से उपयोग करके कहीं अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस नई सहस्त्राब्दी में इन दोनों महाद्वीपों के सहयोग से बहुत से संसाधनों की खोज की जानी है। इन कार्यों को राजनयिक सरणियों के अलावा जनता से जनता के स्तर पर भी किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर व्यापार और संयुक्त उद्यमों द्वारा, कृषि विकास में परामर्श सेवाओं के द्वारा, रूढ़िवाद और आतंकवाद एवं HIV और एड्स के विरुद्ध संघर्ष द्वारा। भारत और अफ्रीका देश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी लाभ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नई सहस्त्राब्दी भारत और अफ्रीका के देशों को दक्षिण सहयोग द्वारा सुख समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकती है। आगे इस यूनिट के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि हमारी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसमें एक या दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक तो अफ्रीका में कितने देश हैं, और दूसरा कि जैसे वो पैसेज मैंने बताया था कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है या सम्मेलन है उसकी स्थापना किन किन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने मिलकर की थी, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में नेट में आए हुए हैं। और तो हमें पूरी यूनिट ध्यान से पढ़नी है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो पूरी यूनिट पढ़नी इसलिए ज़रूरी भी हो जाती है। थैंक यू।